Hello everyone, welcome to my channel आयुर्वेदा टॉपिक्स। माई सेल्फ डॉक्टर शिप्रा गर्ग। और आज मैं इंट्रोडक्शन टू चरक संहिता से हमारी सीरीज स्टार्ट करना चाहती हूँ। चरक संहिता की इंट्रोडक्शन क्यों? क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसी बातें पढ़ेंगे जो हमें चरक संहिता स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए कि चरक का इतिहास क्या था, चरक में किस किस आचार्य ने क्या क्या टीका लिखी है, चरक में किस किस आचार्यों का वर्णन है, कौन कौन सा आचार्य जो है वो चरक में इंपॉर्टेंट है, और लास्ट चरक की कुछ ऐसी विशेषताएं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इतिहास से। तो अगर फर्स्ट ईयर बीएमएस स्टूडेंट हो आप, तो आपके लिए इतिहास उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतिहास ही आपका एक सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चरक संहिता का इतिहास। तो चरक संहिता के सबसे पहले उपदेष्टा कौन है, तंत्रकर्ता कौन है, प्रतिसंस्कर्ता कौन है और पूरणकर्ता कौन है। तो उपदेष्टा कौन होते हैं? लाइक समवन इज गिविंग और समवन इज टीचिंग यू, तो वो उपदेष्टा है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि आत्रेय पुनर्वसु जो थे वो उपदेष्टा थे। और आप ये भी कह सकते हैं कि आत्रेय ने किससे ज्ञान प्राप्ति की थी? उन्होंने भरद्वाज से ज्ञान प्राप्ति की थी। तो भरद्वाज से जो औषधि, भरद्वाज ने जो है जितना भी चिकित्सक है, जितनी औषधियां, जो ज्ञान था वो इंद्र से प्राप्त किया था। तो इंद्र से जो है भूमि पर उस ज्ञान को लाने वाले भरद्वाज थे, और भरद्वाज से वो ज्ञान लेने वाले थे आत्रेय पुनर्वसु। पुनर्वसु के 6 शिष्य थे, अग्निवेश, पराशर, जतुकर्ण, भेल, हारित और शार्पाणी। जिसमें अग्निवेश जो थे वो सबसे बुद्धिमान थे, इसलिए पुनर्वसु आत्रेय से जो भी आयुर्वेद का ज्ञान उनको प्राप्त हुआ उसको उन्होंने तंत्र के रूप में निबद्ध किया, इसलिए उनको कहते हैं तंत्रकर्ता। फिर आता है कि अग्निवेश तंत्र को भाष्यात्मक प्रतिसंस्कार करने के कारण चरक को प्रतिसंस्कर्ता या भाष्यकर्ता भी कहते हैं। तो चरक ने अग्निवेश तंत्र को प्रतिसंस्कार किया, इसलिए अग्निवेश के प्रतिसंस्कर्ता चरक हुए। फिर कुछ अध्याय जो थे चरक के वो नहीं मिले, तो जिसकी वजह से दृढ़बल ने जो बाकी अध्याय थे उनको पूरा किया। तो पूरणकर्ता कौन हुए? दृढ़बल। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि जो चरक हैं वो अग्निवेश तंत्र के प्रतिसंस्कर्ता है, जबकि दृढ़बल जो है वो चरक संहिता के प्रतिसंस्कर्ता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे काल की। जैसे कि आपको स्लाइड में ऑलरेडी दिख रहा होगा कि काल जो है वो हमारा 1000 BC से स्टार्ट होता है, 1000 ईसा पूर्व। तो जो हमारे आत्रेय पुनर्वसु थे और जो अग्निवेश थे वो अब आत्रेय पुनर्वसु के ही शिष्य थे अग्निवेश, तो उनका काल भी सेम होगा, इसलिए उनका काल है 1000 BC। फिर आता है चरक का काल। तो चरक का काल जो है वो है 200 BC, और वहीं पे अगर हम कहें 6th सेंचुरी वो काल होता है दृढ़बल का। तो ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि कितने स्थान, कितने अध्याय, कितने सूत्र, कितने श्लोक, कितने औषध और कितने योगों का वर्णन किया गया है। सो दिस इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। तो 8 स्थान में चरक संहिता लिखी गई, जिसमें 120 अध्याय हैं। 9 to 95, दिस नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, 9 to 95 सूत्र लिखे गए हैं, जिसमें 1950 कुल औषध योग हैं, और 12,000 यानी कि 12,000 हृदय तिष्ठति संहिता। ठीक है, तो ये कहा जाता है चरक संहिता के लिए, क्योंकि इसमें 12,000 श्लोक का है, जिसमें से कुछ श्लोक हमें उपलब्ध नहीं है आज के टाइम में, लेकिन कुछ उपलब्ध हैं। तो अगर हम बात करें सूत्र स्थान की, तो सूत्र स्थान में 30 चैप्टर्स होते हैं, निदान स्थान में 8, विमान स्थान में 8, शारीर स्थान में 8 चैप्टर, इंद्रिय स्थान में 12 चैप्टर्स होते हैं, चिकित्सा स्थान में 30 चैप्टर होते हैं, कल्प स्थान में और सिद्धि स्थान में 12-12 चैप्टर्स होते हैं। सिद्धि स्थान के 12 अध्याय के लास्ट में बोला गया है कि इसमें 12,000 हृदय तिष्ठति संहिता, यानी कि 12,000 श्लोकों के ये एक संहिता है। और अगर हम बात करें सूत्र की, तो 9 to 95 सूत्र बोले गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सूत्र कॉमन सेंस है कि चिकित्सा स्थान में बोले गए। चिकित्सा स्थान बड़ी भी है और वहां बहुत सारे सूत्र जो है बताए गए हैं। व्याधि बताई गई है, व्याधि के रोगों का सूत्र बताया गया, उनके निदान का, पूर्व रूप का, लक्षण का, उनके भेदों का सूत्र हो गया, फिर उनके चिकित्सा का। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वो सबसे ज्यादा वही होंगे। तो 4904 दिस नंबर इज टू इम्पोर्टेंट। 4904 जो सूत्र हैं सबसे ज्यादा चिकित्सा स्थान में बताया। सेकंड हाईएस्ट सूत्र जो है वो सूत्र स्थान में बताए गए हैं 1952, तो सबसे ज्यादा सेकंड हाईएस्ट जो है वो सूत्र स्थान में बताया। थर्ड हाईएस्ट हमारे पास इसमें आता है सिद्धि स्थान, जिसमें 700 श्लोक का मतलब सूत्र बताए गए हैं। उसके बाद सबसे कम निदान स्थान में, जहां पे सिर्फ 247 सूत्र बताए हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी मेंशन इन द स्लाइड, यू कैन वॉच देयर। अगर हम बात करते हैं हम टीका पर, सो टीका
वेरी इंपॉर्टेंट कि चरक संहिता की टीका। तो अगर आपके सबसे पहले पूछा जाए कि चरक संहिता पे कितनी टीकाएं लिखी गई हैं, सो द नंबर इज 43। बट समहाउ जो है नंबर ऊपर नीचे हो जाता है, और अगर आपको ऑप्शंस में 43 की जगह 41 मिलता है तो गो फॉर इट, 41 इज द राइट आंसर, अदरवाइज 43। कितनी संस्कृत टीकाएं हैं, तो 17 संस्कृत टीकाएं लिखी गई हैं, जिसमें से अभी हमारे पास सिर्फ 6 ही टीकाएं हैं जो उपलब्ध हैं, बाकी टीकाएं हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो टीका पढ़ेंगे, टीका किसने लिखी और कौन सी शती में लिखी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं चरक न्यास से। ये सबसे पहली टीका है, प्रथम टीका, जो कि भट्टार हरिश्चंद्र ने 6th शती से लिखी थी। तो ये बात ध्यान रखो कि सबसे पहली चरक संहिता जो है वो 6th सेंचुरी में, 6th शती में लिखी गई, और सबसे जो आज के टाइम में आधुनिक संहिता वो 20 शती में लिखी गई थी। तो सबसे लेटेस्ट जो है वो 20 शती की है, और सबसे प्राचीन पुराण जो है वो 6th शती की है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो किसने लिखी थी, चरक न्यास ने लिखी थी, मतलब कि भट्टार हरिश्चंद्र ने लिखी थी, और बुक का नाम था चरक न्यास, 6th शती की। फिर आती है हमारी चरक पंजिका, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। आई हैव सीन मेनी क्वेश्चंस कि चरक पंजिका जो है वो किसने लिखी है, तो स्वामी कुमार ने लिखी है। बच्चे बहुत ज्यादा गलत करते हैं इसको, बट ट्राई टू रिमेम्बर कि पंजिका इज स्वामी कुमार, ठीक है। फिर आता है हमारे पास निरंतर पद व्याख्यान, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जेट जट। अब हमने पढ़ा कि 6th सेंचुरी की एक हमने पढ़ी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रथम टीका है चरक न्यास। फिर हम पढ़ेंगे 7th सेंचुरी की जो हमारी थी चरक पंजिका। फिर हमारी आती है 9th सेंचुरी की 4 टीकाएं। 9th सेंचुरी की हमारे पास 4 टीका आती है। तो सबसे पहली है उसमें हमारी निरंतर पद व्याख्या, जो कि जेजर ने लिखी है। जेजर ने बृहत्रयी तीनों पे टीकाएं लिखी हैं, लेकिन जो उन्होंने चरक पे लिखी है उसका नाम है निरंतर पद व्याख्या। फिर न्यास सभा, अमित प्रभ। तो न्यास जो है सिर्फ न्यास, चरक न्यास तो भट्टार हरिश्चंद्र ने लिखी है, लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ न्यास की तो वो लिखी है अमित प्रभ ने। ये भी 9th सेंचुरी की, 9th सेंचुरी की 4 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सारी 41 टीकाएं तो नहीं बता पाऊंगी, ना आपको याद होगी, तो मैं वही टीका बता रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में जो है वो रिपीटेडली पूछी गई है। फिर हम करते हैं चरक वार्तिक और परिहार वार्तिक। ये 2 टीकाएं इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लेस इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो हम एक बार रीड आउट तो कर ही सकते हैं। तो जो चरक वार्तिक है वो शीर स्वामी दत्त ने लिखी है, और परिहार वार्तिक आषाढ़ वर्मा ने लिखी है, ये भी 9th शती की है। सो दीज 4 फ्रॉम द 9th शती इज इम्पोर्टेंट। निरंतर पद व्याख्या जो है जेजट की इंपॉर्टेंट है, और जो हमारी सिर्फ न्यास, ओनली न्यास, वो है हमारी जो अमित प्रभा की, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम आते हैं नीचे, तो बृहत तंत्र प्रदीप नरदत्त ने लिखी है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बृहत तंत्र नरदत्त ने, तो बृहत तंत्र किसने लिखी है, नरदत्त ने। फिर आते चरक चंद्रिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चरक चंद्रिका गयदास ने लिखी है, सबको पता है। कौन सी सेंचुरी में लिखी है, 11th सेंचुरी, ये पता होना चाहिए। तो 11th सेंचुरी के ऐसे 3 संहिताएं हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गयदास की चरक चंद्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी आती है चरक भाष्य, और वो है श्री कृष्ण वैद्य। श्री कृष्ण ने, आपको पता है कि महाभारत में भी उन्होंने जो है, महाभारत युद्ध से पहले उन्होंने जो है अर्जुन को समझाया था, वह से आप इसको याद कर सकते हो कि भाष्य है, तो भाष्य श्री कृष्ण ही कर सकते हैं, तो श्री कृष्ण ने किया, श्री कृष्ण वैद्य हैं भाष्य। फिर उसके बाद आता है हमारा आयुर्वेद दीपिका, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सबको पता है चक्रपाणी ने सुश्रुत पे भी एक टीका लिखी है, उस चक्रपाणी ने चरक पे भी टीका लिखी है। चरक पे टीका लिखने के कारण, और उन्होंने आयुर्वेद दीपिका चरक पे लिखी है, तो उनको चरक चतुरानन कहते हैं, जबकि सुश्रुत पे लिखी है इसलिए उनको सुश्रुत सहस्त्रनयन कहते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। आयुर्वेद दीपिका चक्रपाणी ने लिखी है 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी की 3 हो गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आगे चरक चंद्रिका, जो कि लिखी है हमारे को गयदास ने। फिर आती है हमारी चरक भाष्य, जो लिखी है हमारी श्री कृष्ण वैद्य ने। और फिर आती है आयुर्वेद दीपिका चक्रपाणी की लिखी हुई 11th सेंचुरी। फिर आती है चरक तत्व प्रदीपिका। ये आपको जो वर्ड्स है ना, दीपिका, प्रदीपिका, तत्व लग गया या हट गया, ये सब चीजों का ही सबसे ज्यादा इसमें ध्यान देना है। सो आप चरक संहिता स्टार्ट करने से पहले जस्ट गो थ्रू इट एंड रीड इट वंस, देन गो टू द चरक संहिता। इट्स नॉट लाइक आपको याद करना है, अभी करना है और इसको करे बिना आगे बढ़ना ही नहीं है, ऐसा तो कर ही नहीं सकते। अभी तो आपने स्टार्ट किया, अभी तो आपको इसको पता नहीं मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। सो जस्ट गो थ्रू इट वंस, इसको 10-15 बार भी देख लोगे सो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है चरक तत्व प्रदीपिका। चरक तत्व प्रदीपिका शिवदास सेन ने लिखी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चरक तत्व प्रदीपिका जो है वो शिवदास सेन ने लिखी है, तत्व प्रदीपिका शिवदास सेन। ये इन्होंने 16th सेंचुरी में लिखी है, ये आप कह सकते हो 15 शती के एंड में लिखी थी, तो राउंड अबाउट 16th शती में लिखी है। सो 16th शती के सिर्फ यही है जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। फिर आते चरक प्रकाश कौस्तुभ नरसिंह कविराज ने लिखी है, इंपॉर्टेंट, ठीक है।
फिर आती है दो टीकाएं जो 19th सेंचुरी यानी कि जो सबसे लेटेस्ट टीका है 20th सेंचुरी की, उससे पहले 19th सेंचुरी में दो टीका लिखी गई है। तो सबसे पहले आती है चरक उपस्कार और फिर आता है जल कल्पतरु। अब चरक उपस्कार है तो योगींद्रनाथ सेन। चरक उपस्कार, उपस्कार मिला, उपस्कार है तो योगींद्रनाथ सेन। ये हमारी 19th सेंचुरी की है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है जल कल्पतरु। जल कल्पतरु जो है वो गंगाधर राय ने लिखी है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे कर सकते हो जल और गंगा, तो गंगा जल ऐसे करके याद कर सकते हो। तो जल कल्पतरु गंगाधर राय ने लिखी है, ये भी 19th सेंचुरी के, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एक और पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जल कल्पतरु टीका के प्रारंभ में चरक संहिता को अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम कहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो क्या है, कविराज जो हमारे जो गंगाधर थे उन्होंने जल्प कल्प टीका जो चरक पे लिखी है उसके प्रारंभ में चरक संहिता को उन्होंने क्या नाम दिया था, अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं वापस अपने चैप्टर पे, दैट इज की जल कल्पतरु, और लास्ट जो सबसे लेटेस्ट संहिता है दैट इज 20th सेंचुरी की चरक प्रदीपिका, वो लिखी है ज्योतिष चंद्र सरस्वती ने। अब इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वसिद्ध प्रसिद्ध जो टीका है वो कौन सी है, तो चक्रपाणी की। आयुर्वेद दीपिका जो है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो है टीका है चक्रपाणी की। अब आपको पता है हीरोइन में भी सबसे प्रसिद्ध कौन है, दीपिका आज के टाइम में, तो इसीलिए दीपिका पादुकोण। तो इसलिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि आयुर्वेद दीपिका जो है वो सबसे प्रसिद्ध टीका है, ठीक है, सर्वाधिक प्रसिद्ध टीका है जो चक्रपाणी ने लिखी है, और वो उसका जो काल है वो क्या था, 11th सेंचुरी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये थी टीका की बात। हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे हिंदी टीका है जो हम लोग यूज करते हैं और हमारे यहाँ पे जो चरक जो है बच्चे उससे पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है ब्रह्मानंद त्रिपाठीकृत चरक चंद्रिका टीका। जो ब्रह्मानंद त्रिपाठीकृत जो टीका है वो है चरक चंद्रिका टीका। दूसरी आती है रविदत्त त्रिपाठीकृत वैद्य मनोरम, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रह्मानंद त्रिपाठीकृत चरक चंद्रिका टीका, रविदत्त त्रिपाठीकृत वैद्य मनोरमा, ठीक है। फिर जो आपकी टीका है जो डॉक्टर काशीनाथ पांडे एवं गोरखनाथ शास्त्री जी ने लिखी है, विद्योतनी टीका, उसी से मैं आपको चरक संहिता आगे पढ़ाऊंगी, विद्योतनी टीका से। तो कुछ अनुवाद, अरबी अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद, ठीक है, और तेलुगु अनुवाद जो हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि चरक संहिता का अरबी अनुवाद। 8वीं शताब्दी में चरक का जो है अरबी अनुवाद हुआ था, जो कि किस नाम से हुआ था, शरक इंडियानस के नाम से हुआ था। स्क्रीन पे लिखा है, देख लो, शरक इंडियानक नाम से हुआ था, ठीक है। चरक संहिता का जो अंग्रेजी अनुवाद तो ये हुआ था अविनाश चंद्र ने किया था, कवि रत्न अविनाश चंद्र ने, ठीक है। इन्होंने 1891 से 1909 तक किया था और इन्होंने कलकत्ता में ये प्रकाशित किया था, कलकत्ता से प्रकाशित किया था। फिर आता है हिंदी भाषा में जो प्रथम अनुवाद था वो पंडित ज्वाला ने किया था, वेरी इंपॉर्टेंट, पंडित ज्वाला ने हिंदी भाषा में जिसका प्रथम अनुवाद किया था, जो इन्होंने लाहौर से किया था। फिर एक आता है तेलुगु व्याख्या जो कि विश्वनाथ शास्त्री जी ने कौमुदी नाम से किया था। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम वैद्य रत्न कौन है, तो प्रथम वैद्य रत्न जिसको हम कहते हैं फर्स्ट एडवाइजर ऑफ इंडियन मेडिसिन, तो द्वारिकानाथ जो है वो फर्स्ट एडवाइजर है इंडियन मेडिसिन के। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पद्म भूषण, प्रथम पद्म भूषण किसको मिला था, ठीक है, तो प्रथम पद्म भूषण मिला था श्री सत्यनारायण शास्त्री जी को। फिर आता है पंडित राजेश्वर दत्त शास्त्री जी, पंडित राजेश्वर दत्त शास्त्री, इन्होंने चिकित्सा आदर्श लिखी है और एक लिखा है स्वस्थ वृत्त समुच्चय। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग 4 वेदों को मानते हैं, कौन कौन से, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, लेकिन भास्कर और काश्यप ऐसे थे, 2 लोग थे जिन्होंने पंचम वेद जो है वो आयुर्वेद को माना है, और ये इन्होंने अपनी टीकाओं में लिखा भी है कि पंचम वेद आयुर्वेद। आपको पता है कि जितनी भी उपलब्ध आयुर्वेदिक संहिताएं हैं ना, उसमें सब चरक संहिता जो है ना सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि इसमें चिकित्सा विज्ञान के मौलिक तत्वों को जितने अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया ना, उतना अच्छे से कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो चरक संहिता जो सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है आज के टाइम में जितनी भी संहिताएं उपलब्ध है, और इसको इसीलिए इसको प्राचीन विद्वान जो है ना वो चरकस्तु चिकित्सिते भी कहते हैं। उसके अलावा इस ग्रंथ में सूत्र रूप में नास्तिक और आस्तिक दर्शन जैसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदांत, मीमांसा, इनका व्याकरण आदि का भी इस बहुत ही सुंदरता से जो वर्णन किया गया है।
तो सबसे पहले आता है सूत्र स्थान। सूत्र स्थान जो है ना वो वैशेषिक का प्रादुर्भाव करता है। तो सूत्र स्थान किसका करता है? वैशेषिक का प्रादुर्भाव। ये चीज भी जो है मैंने बहुत ज्यादा देखी है, मतलब और पूछी भी जा सकती है, और मैंने ऐसा देखा भी है कि वैशेषिक के बारे में का जो प्रादुर्भाव है वो सूत्र स्थान में देखा गया है। दूसरी चीज आती है विमान। तो विमान का है न्याय दर्शन, जो लिखी थी गौतम ने। तो गौतम के द्वारा लिखी हुई जो न्याय थी वो है विमान स्थान। फिर आता है शारीर स्थान, सांख्य प्रादुर्भाव। शारीर स्थान सांख्य प्रादुर्भाव, श स, तो स से हो जाएगा शारीर स्थान और सांख्य प्रादुर्भाव। सिद्धि स्थान वेदांत, जो लास्ट है सिद्धि स्थान वो वेदांत। अब हम पढ़ते हैं कि आयुर्वेद को क्या क्या कहा गया, क्या उसकी आयु की डेफिनेशन बोली गई और क्या सब कुछ। तो आयुर्वेद क्या होता है? आयु प्लस वेद इज आयुर्वेद। अब उसके बाद देखो तो प्राचीन आचार्यों ने इसे आयुर्वेद को शाश्वत कहा है, और इसको शाश्वत क्यों कहा है? इसके 3 कारण है इसको शाश्वत कहने के 3 कारण। सबसे पहला आता है कि अनादित्वाद, अनादित्वाद के कारण। स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वाद, अनादित्वाद, स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वाद, भाव स्वभाव नित्यत्वाद। ये 3 कारण है जो इसको शाश्वत बनाता है। ठीक है। उसके बाद आपको आयु की डेफिनेशन सबको पता है। शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगो धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्याये ही आयुरुच्यते। यहाँ पे आयु के पर्याय भी बता दिए गए हैं। बोला गया कि आयु होता है शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा, इन चारों के संयोग को आयु कहते हैं। ठीक है। धारी, जीवित, नित्यक और अनुबंध, ये 4 इसके क्या है? पर्याय। तो देखो हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्र उक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। तो अब देखो हित अहित आयु, तो यानी कि 4 प्रकार की आयु का वर्णन किया है। हित आयु, अहित आयु, दुख आयु, सुख आयु। ठीक है। हिताहितम, हित अहित, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम। ठीक है। तो इसलिए इसको 4 प्रकार की आयु को बताया है, 4 प्रकार के वेदों को बताया है। तो आयुर्वेद, आयु और वेद, 4 प्रकार की आयु बताई है। हित अहित सुख दुख 4 प्रकार के वेद बताए हैं। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। अब अगर देखें तो सबसे जो है पुराना प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद को माना गया है, जिसका काल 4000 से 6000 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है। और आपको पता होगा कि आयुर्वेद को कौन से वेद का उपवेद कहते हैं? तो आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद कहते हैं। ये मत कंफ्यूज करना। प्राचीनतम तो सबसे ऋग्वेद है, जिसका काल भी 4000 से 6000 जो है ईसा पूर्व माना गया है। लेकिन अगर बोला कि आयुर्वेद क्या है, तो आयुर्वेद जो है वो अथर्ववेद का उपवेद है। अब आते हैं कि आयुर्वेद अवतरण कैसे हुआ, एक तरीके से कि आयुर्वेद जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ मिलना, कहाँ कहाँ तक जो है उसका क्या क्या उसका सीक्वेंस रहा मिलने का। ब्रह्मा से प्रजापति को मिला, प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को दिया, अश्विनी कुमारों को इंद्र, अश्विनी कुमारों से इंद्र को मिला। उसके बाद कहते हैं कि त्रेता युग के मिड में ऐसा कुछ हुआ था कि उस टाइम पे ज्वर आदि जो व्याधियां वो होने लग गई थी, तो लोग जो है वो सहम गए थे, और व्याधियां का जो एक क्रम होता है ना होने का, वो स्टार्ट हो गया था। सो उस टाइम पे क्या होता था कि उस टाइम पे सारे ऋषि जो होते थे वो सब जो है वो बहुत ज्यादा डर गए थे कि अब क्या होगा। उस टाइम पे भरद्वाज सामने आए और भरद्वाज ने कहा कि मैं जाऊंगा इंद्र के पास और इंद्र से वो ज्ञान लेकर आऊंगा, इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान लेकर आऊंगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि भरद्वाज ही थे वो जो इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान जो है वो भूमि पर लेकर आए, कि भारद्वाज से आयुर्वेद का अध्ययन जो है वो पुनर्वसु आत्रेय पुनर्वसु ने किया। चरक संहिता में कुल 14 देशों का और 68 आचार्यों का वर्णन है। उसमें भी वाल्मीकि का जो है ना वो महत्वपूर्ण जो उनका उल्लेख किया गया है। और कितने आचार्यों का वर्णन है? 68 आचार्यों। तो भारद्वाज से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मनुष्य लोक में जो आयुर्वेद का ज्ञान थे वो भारद्वाज लेकर आए। भारद्वाज जी के पिता कौन हुए? बृहस्पति। उनकी माता कौन हुई? ममता। ठीक है। फिर आता है कि भरद्वाज जो है उन्होंने बहुत ज्यादा तपस्या की थी। भरद्वाज जो है एक तपस्या ऋषि में आते थे, और इसीलिए भरद्वाज को क्या कहा जाता था? भरद्वाज को कहा जाता था उग्र तपा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्होंने बहुत ज्यादा तपस्या की थी, इसलिए भरद्वाज को उग्र तपा कहा जाता था। उसके बाद आते हैं कि भरद्वाज को अमित आयु भी कहते थे, क्योंकि इनकी आयु बहुत ही लंबी थी। अब आगे आत्रेय के बारे में देखते हैं। तो आत्रेय 3 बताए हैं, पुनर्वसु आत्रेय, भिक्षु आत्रेय, कृष्ण आत्रेय। 3 आत्रेयों का वर्णन जो है वो आपको चरक संहिता में मिलेगा। तो पुनर्वसु आत्रेय के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो
पुनर्वसु आत्रेय वो महर्षि अत्रि के पुत्र भी थे और महर्षि अत्रि के शिष्य भी थे। ठीक है, अब इनकी अगर हम माता की बात करते हैं, इनकी माता का नाम था चंद्रभागा। ठीक है, इसलिए इनको चंद्रभाग या फिर चंद्रभागी भी कहा जाता था। लेकिन इसमें एक दूसरा मत और है कि इनको चंद्रभाग या चंद्रभागी इसलिए कहा जाता था क्योंकि हिमालय के जो चंद्रभाग शिखर अथवा चंद्रभागा नदी के समीप इनका जन्म होने से इनका नाम जो है चंद्रभागी या भाग पड़ा। ठीक है, सो दूसरा आता है कि इनको पुनर्वसु क्यों कहते थे। पुनर्वसु कहते थे क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनको पुनर्वसु कहते थे। तो पुनर्वसु आत्रेय के बारे में हो गया। फिर आते हैं कृष्ण आत्रेय। तो कृष्ण आत्रेय का जो है चरक सूत्र 11 में आपको इसका वर्णन देखने को मिलेगा और वहां पे ये महाभारत में भी काय चिकित्सक के रूप में कृष्ण आत्रेय को उल्लेख मिलता है। भिक्षु आत्रेय जिन्होंने कालवाद का समर्थन किया चरक सूत्र 25 में यज्ञ पुरुषीय में कालवाद का समर्थन किया इन्होंने। मैं आपको बता रही थी कि आजकल जो आदित्य संहिता प्रकाशित है ना, उसमें आत्रेय के निर्मित क्रमशः बातें बोली गई हैं। हारित का रेफरेंस भी है कि यथा सिंहो मृगेन्द्राणाम यथा अनंतो भुजंगमे देवानांच यथा शंभु तथा आत्रेय अस्ति वैद्य के, यानी कि हारित संहिता में भी आत्रेय का वर्णन किया था और वहां पे उन्होंने 5 जगह उनका वर्णन किया। एक जगह तो 24,000 श्लोक बोले हैं उन्होंने, एक जगह 12,000, 6,000 श्लोक, 3,000 श्लोक और 1,500 श्लोक। तो ऐसे करके उन्होंने उनकी 5 संहिताओं का उल्लेख जो है वो हारित संहिता में मिलता है, ऐसा हारित के जो है रेफरेंस से मिलता है। अब आप वहां आते हैं सीधा चरक पे, तो चरक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चरक का जो रियल नेम था वो था कपिस्थल चरक। फिर आते हैं कि चरक जो है उनके पिता का नाम था विशुद्ध और चरक जो है वो किसके शिष्य थे, वैश्म्यापन के शिष्य थे वो। ठीक है, तो विशुद्ध नामक जो एक ऋषि थे उनके ये पुत्र थे और वैश्म्यापन के जो है ये शिष्य थे। ठीक है, चरक को जो है ना अनंत अवतार या शेष अवतार बोला जाता था। ठीक है, और ये कहाँ के, कनिष्क के राजवैद्य थे। तो चरक जो है कुषाण वंशीय राजा कनिष्क के राजवैद्य थे। तो ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं कि इनका नाम कपिस्थल चरक क्यों था। ठीक है, फिर इसके बारे में कहा जाता है कि चरक का जो निवास स्थान था वो था पंचनंद प्रांत में इरावती एवं और जो चंद्रभागा नदियों के बीच में जो स्थित था कपिस्थल गांव, उसमें ये रहते, इसलिए इनका पूरा नाम था कपिस्थल चरक, यानी कि कपिस्थल के गांव के रहने वाले कपिस्थल चरक। फिर आता है कि भाव प्रकाश के अनुसार जो है मतलब ऋषि जो है इनमें 2 प्रकार के माने गए थे। एक थे कि शालीन, एक थे यायावर। शालीन वो होते हैं जो अपनी कुटी में रहते हैं, लेकिन यायावर वो होते हैं जो जगह जगह घूम फिर कर जो है ज्ञान अर्जित करते हैं। तो भाव प्रकाश ऐसा कहते हैं कि चरक शेष नाग के अवतार हैं और यायावर कोटि के ऋषि हैं। अब हमारे लास्ट बचते हैं दृढ़बल, जो कि थे पूरणकर्ता। तो दृढ़बल जो है वो कपिल बलि के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? कपिल बलि के पुत्र। इन्होंने चरक संहिता की जो 120 अध्याय है ना, उसमें से सिर्फ 41 अध्यायों का वर्णन किया है। स्क्रीन पे लिख दिया है मैंने, आप अच्छे से देख लो कि इन्होंने सिर्फ 41 अध्यायों का जो है वर्णन किया है। उसमें से चिकित्सा के 17 अध्याय माने और कल्प और सिद्धि के 12-12। चिकित्सा के 17 माने हैं, कल्प और सिद्धि के 12-12, टोटल 41 अध्याय माने हैं। चिकित्सा के कौन से नहीं माने हैं? चिकित्सा का पहला रसायन, द्वितीय वाजीकरण, ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह। फिर उसके बाद इन्होंने अर्श, अतिसार, मदात्य, द्विवर्णीय और एक इन्होंने विसर्ग, ये इन्होंने नहीं माने हैं। तो कम से कम ऐसे 13 हैं शायद जो इन्होंने नहीं माने हैं। ठीक है, 13 चैप्टर इन्होंने नहीं माने, 17 जो इन्होंने माने हैं। तो जो है ये बाकी जो है 17 चिकित्सा सार में जितने 17 बचते हैं वो दृढ़बल ने माने हैं। कल्प और सिद्धि के पूरे 12-12 जो है वो दृढ़बल ने माने। दृढ़बल ने 12वें अध्याय में लिखा भी है कि इतना ही उपलब्ध होने की वजह से सिद्धि स्थान में उन्होंने लिखा भी है कि सिद्धि स्थान के इतना ही उपलब्ध होने की वजह से वो यहाँ पे ही सिद्धि स्थान को समाप्त करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है आचार्य के बारे में भी खत्म होता है। अब लास्ट चीज बची है, बहुत ही छोटी सी है, कि विशेषताएं। तो चरक की विशेषताओं के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो चरक संहिता में सूत्र के बारे में, तो जो विषय वस्तु है ना, चरक ने सूत्र के रूप में जो है उनका वर्णन किया है विषय वस्तुओं का, जिसमें उन्होंने 4 प्रकार के सूत्र बोले, गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कृत और एके सूत्र। जिसमें से हमारा पहला अध्याय दीर्घन जीवित है वो गुरु सूत्र पे आधारित है। तो ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है कि चरक की पूछा जाता है कि मौलिक देन क्या है। तो चरक की मौलिक देन है आचार रसायन। तो सूत्र स्थान को चरक ने सप्त चतुष्क में वर्णन किया है। इसका मेरा अपना एक निमोनिक है, अगर आपका उससे बेटर है तो आप उस तरीके से याद करो, और मुझे इसी तरीके से याद हुआ ये। तो सप्त चतुष्क के रूप में सूत्र स्थान का वर्णन किया उन्होंने। मैंने इसको किया भैंस नहीं करियो अब। तो भैंस, भय से भैषज,
चतुष्क, स से स्वस्थ चतुष्क, नी से निर्देश चतुष्क, क से कल्पना चतुष्क और र से रोग चतुष्क, यो से योजना चतुष्क, अ से अन्नपान। और लास्ट वाला जो उन्होंने बचा वो दो बचते हैं सिर्फ, उनको उन्होंने संग्रह द्वय कह दिया। ठीक है, फिर आती है संभाषा परिषद। लास्ट टॉपिक है ये इंट्रोडक्शन का, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम करते हैं कि कितनी संभाषा परिषद जो है वो बताई गई है चरक संहिता में। चरक संहिता में 7 संभाषा परिषद बताई गई है। कौन कौन सी संभाषा परिषद बताई है? सूत्र में 4 बताई है, शारीर में 2 और सिद्धि में 1 बताई है। सूत्र की 4, सबसे पहले फर्स्ट अध्याय दीर्घम जीवित अध्याय, जहां पे उन्होंने आयुर्वेद अवतरण पे जो है विचार किया है। फिर आता है हमारा दूसरा जो है 12वां अध्याय वात कलाकली अध्याय, वहां पे उन्होंने वात के बारे में अलग अलग आचार्यों का मत है। फिर पित्त और कफ के बारे में भी बताया, तो दोषों के विनिश्चय करने के लिए। ठीक है, फिर 25th यज्ञ पुरुषे, 27 आत्रेय भद्र काव्य। तो यज्ञ पुरुषे में और आत्रेय भद्र काव्य में, तो यज्ञ पुरुषे में पुरुष भाव विनिश्चयार्थ किया है इन्होंने संभाषा परिषद, और आत्रेय भद्र काव्य में रस संख्या विनिश्चयार्थ इन्होंने किया है। फिर आते हैं 2 शारीर में, गर्भ वक्रांति शारीर और शरीर विचय शारीर। ये खुडाग गर्भ वक्रांति शारीर, इस पूरे चैप्टर का नाम है खुडाग गर्भ वक्रांति शारीर। तो इसमें कुछ गर्भ उत्पादक भावों के बारे में बताया गया है। ठीक है, शारीरस्थान 3rd अध्याय में। फिर आता है शरीर विचय शारीर। तो शरीर विचय शारीर में आपको वहां पे गर्भ उत्पत्ति में कौन सा अंग कैसे कब उत्पन्न हुआ उसके विषय में एक संभाषा परिषद हुई है कि कुमाश्र भारद्वाज ने सिर कहा है, तो कंकायन ने हृदय, काप्य ने नाभि कहा है, काश्यप ने कहा है अचिंत्य। फिर आता है फल मात्रा सिद्धि, जो सिद्धि का सेकंड लास्ट चैप्टर है। ठीक है, 11th चैप्टर, जहां पे उन्होंने फल बस्ती सिद्धि विषयक जो है वो उन्होंने वहां पे वर्णन किया। तो वहां पे भी कुछ संभाषा जो है कुछ 5-6 आचार्यों के बीच में हुई है, और वो इम्पोर्टेंट है। तो ये संभाषा परिषद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 स्थानों पर पाई गई है, 4 सूत्र स्थान में, 2 शारीर स्थान में, 1 सिद्धि स्थान में। तो इसको याद रखना। और यहीं पे आज हम जो है अपनी इंट्रोडक्शन टू चरक संहिता खत्म कर रहे हैं, और कल जो है वो आपकी चरक संहिता जो है सूत्र स्थान का पहला अध्याय दीर्घम जीवित अध्याय जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो मेक श्योर दैट यू डू वॉच इट।